आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, बिल्कुल हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है और मुझे लगता है एक चीज है जिसकी तलाश शायद हम सबको है, मन की शांति। हम इसे अक्सर बड़ी बड़ी चीजों में, छुट्टियों में या पता नहीं किसी बाहरी सफलता में खोजते रहते हैं। सही बात है। लेकिन क्या वो अगर ये शांति कहीं बाहर हुई नहीं बल्कि हमारे ठीक अंदर बहुत ही साधारण चीजों में छिपी हो। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी है जिसका शीर्षक है पुस्तकें और सपने, मन की शांति का असली साधन। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे ये दो बहुत आम चीजें, मतलब किताबें और सपने, ये मन की शांति पाने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन बन सकती हैं। करेक्ट। हमारा मकसद ये समझना है कि ये दोनों मिलकर हमें अंदर से कैसे मजबूत बना सकती हैं। नहीं, ये एक बहुत जरूरी चर्चा है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम अक्सर शांति को मतलब कुछ ना करने से जोड़ देते हैं कि बस बैठ जाओ सब छोड़ छाड़ के। बिल्कुल, कि सब छोड़कर बैठ जाएंगे तब शांति मिलेगी। जबकि ये टिप्पणी ये एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये कहती है कि शांति पाने के लिए भागना नहीं बल्कि सही दिशा में जुड़ना जरूरी है। जुड़ना जरूरी है। हाँ, इसका जो मूल विचार है वो यही है कि सच्ची शांति किसी महंगी चीज में नहीं है बल्कि किताबों की खामोश संगति और सपनों की उम्मीद भरी रोशनी में बसती है। अपने भीतर के संसाधनों को खोजना, ये बहुत खूबसूरत तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इस यात्रा का पहला साधन उठाते हैं, पुस्तकें। श्रोत की एक बहुत ही आकर्षक पंक्ति है, पुस्तकें हमें शोर से दूर एक शांत संसार में ले जाती हैं। बहुत खूब। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शांत संसार असल में होता कैसा है? श्रोत कहता है कि किताबें मन को ठहराव सिखाती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, ये ठहराव क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ठहराव का मतलब यहाँ खालीपन बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है मन का केंद्रित होना, स्थिर होना। आप सोचिए हमारा दिमाग आमतौर पर कैसे काम करता है। एक साथ 10 चीजें सोचता है। बिल्कुल, कल की मीटिंग, बच्चों की फीस, घर का सामान, वो एक मानसिक कोलाहल है, एक शोर है। हाँ। जब हम किसी अच्छी किताब में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमारा ध्यान इन सब चीजों से हटकर एक जगह, उस कहानी पर, उन किरदारों पर केंद्रित हो जाता है। दिमाग को एक ब्रेक मिलता है, एक विराम मिलता है। हाँ, एक विराम मिलता है। यही ठहराव है। यानी एक तरह का मेडिटेशन ही हुआ, बस शब्दों के जरिए। एक तरह से हाँ। आप भारी दुनिया से कटकर एक आंतरिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि जब हम किसी कहानी में खो जाते हैं तो तनाव अपने आप हल्का होने लगता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। अच्छा। हमारा नर्वस सिस्टम उस फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर निकलकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं, दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है। हम शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर शांत महसूस करने लगते हैं। ये बात तो समझ आती है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या हर किताब शांति देती है? बताइए। मैंने कई ऐसी क्राइम थ्रिलर पढ़ी हैं जिन्हें पढ़कर दिल की धड़कन कम होने की बजाय बढ़ जाती है। हाँ, सही बात है। नींद उड़ जाती है। तो क्या वो किताबें इस परिभाषा में फिट नहीं बैठती? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये इस चर्चा को और गहराई देता है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करता, लेकिन उसके दिए गए ठहराव के सिद्धांत से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। अच्छा। शांति के दो मतलब हो सकते हैं। एक है सुकून वाली शांति, जो शायद आपको किसी दार्शनिक किताब से मिले, लेकिन एक दूसरी तरह की शांति भी होती है, चिंताओं से मुक्ति वाली शांति। चिंताओं से मुक्ति? हाँ, जब आप एक तेज रफ्तार थ्रिलर पढ़ रही होती हैं तो आपका पूरा ध्यान उस कहानी पर होता है। आप ये नहीं सोच रही होती कि कल ऑफिस में क्या होगा। सही है, दिमाग असल जिंदगी की परेशानियों से कट जाता है। बिल्कुल। तो भले ही कहानी में तनाव हो, पर वो आपकी जिंदगी का तनाव नहीं है, वो एक कंट्रोल्ड तनाव है जिसका स्विच आपके हाथ में है। किताब बंद करते ही वो दुनिया खत्म। तो एक तरह से वो भी आपको अपनी रोजमर्रा की उलझनों से एक ठहरावी दे रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये फोकस का खेल है, ध्यान को बिखराव से निकालकर एक जगह टिकाना। ये एक नया नजरिया है मेरे लिए। हाँ। और सोथ में एक और बात कही गई है जो मुझे बहुत जरूरी लगती है, किताबें हमें दूसरों के अनुभवों से जोड़ती हैं, हमारी सोच को गहराई देती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कैसे अलग है? देखिए, जानकारी का मतलब है तथ्य जानना, जैसे किसी देश की राजधानी क्या है, ये ज्ञान है। लेकिन जब हम किसी किताब के जरिए दूसरों के अनुभवों से जुड़ते हैं तो हम सिर्फ तथ्य नहीं जानते, हम भावनाओं को महसूस करते हैं। हम किसी किरदार की खुशी, उसके दुख, उसके संघर्ष को जीते हैं। इससे हमारी सहानुभूति यानी एम्पैथी बढ़ती है।
और आज के दौर में जहाँ सब कुछ इतना बटा हुआ है, जहाँ हम अपने अपने छोटे से बुलबुले में रहते हैं, क्या किताबें सबसे जरूरी चीजों में से एक नहीं है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी हैं। वो हमें उन लोगों की जिंदगी में ले जाती हैं जिनसे हम शायद कभी मिल भी ना पाएं। बिल्कुल, और यही हमारी सोच को गहराई देता है। जब हम देखते हैं कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह के लोग हैं, तो हमें अपनी परेशानियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। हाँ, ये तो होता है। हम छोटे मोटे झगड़ों से ऊपर उठकर जिंदगी को एक बड़े कैनवस पर देख पाते हैं। इससे हमें एहसास होता है कि हम अपनी समस्याओं में अकेले नहीं हैं। तो किताबें हमारे मन का दायरा बढ़ाती हैं, उसे जमीन से जोड़े रखती हैं। ये तो हुई ठहराव की बात, जड़ें देने की बात। हाँ, मन को जड़ें देने की बात। लेकिन सिर्फ जमीन पर टिके रहना ही तो काफी नहीं है ना? नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए भी कुछ चाहिए। और शायद यहीं पर स्रोत का दूसरा हिस्सा यानी सपने सामने आते हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है। सपने आशा का दीपक होते हैं जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाते हैं। और ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक आधार बहुत गहरा है। अच्छा। सपने यानी हमारे लक्ष्य, हमारी आकांक्षाएं, ये हमें एक उद्देश्य देते हैं, एक मकसद देते हैं। मनोविज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है विक्टर फ्रैंकल का। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। उन्होंने कहा था कि इंसान सबसे ज्यादा तकलीफ तब नहीं सहता जब उसके हालात बुरे होते हैं, बल्कि तब सहता है जब उसकी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। हाँ, सपने हमें वही मकसद देते हैं। जब हमारे पास भविष्य का एक पॉजिटिव नजरिया होता है तो वर्तमान की मुश्किलें सिर्फ एक बाधा लगती हैं, मंजिल नहीं। मतलब सपने हमें एक क्यों देते हैं। जब हमारे पास जीने का कोई क्यों होता है तो हम किसी भी कैसे का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत की एक और पंक्ति है जो मुझे बहुत पसंद आई। सपने हमें ये एहसास कराते हैं कि जिंदगी सिर्फ वर्तमान की परेशानियों तक सीमित नहीं है। और ये शायद सपनों की सबसे बड़ी ताकत है। वे हमें समय के पार देखने की क्षमता देते हैं। जब हम मुश्किलों में घिरे होते हैं तो हमें लगता है कि बस अब सब खत्म, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक सपना हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक दौर है, पूरी जिंदगी नहीं। एक मानसिक कवच की तरह। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। एक मानसिक कवच जो निराशा को हम पर हावी नहीं होने देता। सपने असल में भविष्य में रखी एक उम्मीद की पूंजी है जिससे हम आज हिम्मत उधार लेते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं वही सवाल पूछना चाहूंगी जो मैंने किताबों के बारे में पूछा था। जरूर। क्या सपनों में भी कोई खतरा हो सकता है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सपने हमें हकीकत से इतना दूर ले जाएं कि हम बस ख्यालों में ही जीने लगें, जिसे हम ख्याली पुलाव पकाना कहते हैं। हाँ, क्या ये पलायनवाद नहीं बन सकता? एक बार फिर बहुत ही जरूरी सवाल, और इसका जवाब हाँ है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर फर्क कैसे करें? यहीं पर हमें स्रोत के विचार को और गहराई से समझना होगा। जी। स्रोत सपनों की बात कर रहा है, कल्पनाओं की नहीं। अच्छा, दोनों में अंतर है? हाँ, एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। एक सपना वो है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करे, जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे। एक लक्ष्य। हाँ, एक लक्ष्य, एक मंजिल जिसकी तरफ आप बढ़ते हैं। जबकि पलायनवादी कल्पना वो है जिसमें आप सिर्फ खोए रहते हैं बिना कुछ किए। तो सपना एक पुल है भविष्य की ओर, जबकि कल्पना एक दीवार है जो हमें वर्तमान से छिपाती है। क्या बात है, आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। एक सपना आपको बेहतर बनने के लिए चुनौती देता है, जबकि कल्पना आपको वहीं रहने का आराम देती है जहां आप हैं। स्रोत जिस सपने की बात कर रहा है वो एक सक्रिय शक्ति है, निष्क्रिय मनोरंजन नहीं। बहुत खूब। तो हमने देखा कि किताबें मन को जमीन देती हैं और सपने आत्मा को पंख देते हैं। हमें इन दोनों के रिश्ते को समझते हैं। स्रोत में एक लाइन है जो इन दोनों के रिश्ते को खूबसूरती से बयां करती है। पुस्तकें मन को शांत करती हैं और सपने आत्मा को उड़ान देते हैं। ये संतुलन काम कैसे करता है? मतलब ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक चीज काफी नहीं है? यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। चलिए इसे एक पेड़ के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। किताबें उस पेड़ की जड़ों की तरह हैं जो उसे जमीन में मजबूती से जमाए रखती हैं, उसे पोषण देती हैं। ये ज्ञान और शांति की जड़ें हैं। वहीं सपने उस पेड़ की शाखाओं की तरह हैं जो आसमान की ओर बढ़ती हैं। वे विकास, आशा और विस्तार का प्रतीक है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। जड़ें और शाखाएं दोनों ही जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इनका रिश्ता सिर्फ संतुलन बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये एक दूसरे को सक्रिय रूप से प्रभावित भी करते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर सिर्फ जड़ें हों और शाखाएं ना हों
तो क्या होगा? पेड़ बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल, वो स्थिर तो होगा लेकिन उसमें जीवन का उल्लास नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी के पास बहुत ज्ञान है लेकिन कोई सपना या लक्ष्य नहीं है तो उसका जीवन उद्देश्यहीन महसूस हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर सिर्फ शाखाएं हों और जड़ें कमजोर हों तो पेड़ एक छोटे से तूफान में ही गिर जाएगा। हाँ, वैसे ही अगर किसी के पास बड़े बड़े सपने हैं लेकिन ज्ञान का आधार नहीं है, मन में ठहराव नहीं है, तो उसके सपने दिशाहीन और खोखले हो सकते हैं। और वो पहली ही मुश्किल में हिम्मत हार सकता है। मुझे याद है एक बार मेरा एक दोस्त एक बड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। सपना बहुत बड़ा था, ऊर्जा भी बहुत थी, लेकिन उसने उस विषय पर ज्यादा पढ़ा नहीं था, बाजार को समझा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि पहली कुछ असफलताओं के बाद ही वो पूरी तरह बिखर गया। शायद उसकी शाखाएं तो बहुत थीं, पर जड़ें कमजोर थीं। आपने एकदम सटीक उदाहरण दिया। किताबें हमें सपनों को साधने की समझ देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमसे पहले लोगों ने कैसे सपने देखे, कैसे वे सफल हुए, कैसे असफल हुए। वो हमें धैर्य देती हैं। हाँ, धैर्य और गहराई देती हैं, और सपने उस सारे ज्ञान को एक दिशा में लगाने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसीलिए स्रोत का अंतिम निष्कर्ष इतना शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। तो आज हमने जो स्रोत देखा उसका सार यही है कि मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर खोजना है। बिल्कुल नहीं। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक कला है जिसे हम अपने अंदर ही विकसित कर सकते हैं। और इसके दो सबसे सरल औजार हैं, किताबों की शांत संगति और सपनों की उम्मीद भरी रोशनी। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये समझना जरूरी है कि किताबें पढ़ना और सपने देखना सिर्फ खाली समय की गतिविधियां नहीं है। ये निष्क्रिय काम नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक शांत और मजबूत आंतरिक जीवन बनाने के लिए हमारे द्वारा चुने गए सक्रिय विकल्प हैं। जब हम दुनिया के शोर के बीच सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय एक किताब उठाने का फैसला करते हैं, या निराशा में हार मानने की बजाय अपने सपनों को याद करने का चुनाव करते हैं, तो हम सक्रिय रूप से अपनी मानसिक भलाई की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। ये एक बहुत जरूरी विचार है। ये हमारे चुनाव है, हमारी आदतें नहीं। इसी साथ एक आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। स्रोत में पुस्तकों और सपनों को दो अलग अलग साधनों के रूप में बताया गया है जो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। हाँ, लेकिन हमारी बातचीत से मुझे लग रहा है कि इनका रिश्ता इससे भी ज्यादा गहरा है। क्या ऐसा नहीं होता कि हम कोई किताब पढ़ते हैं और उसके अंदर से हमारे लिए एक नया सपना जन्म ले लेता है? अच्छा। कोई ऐसा सपना जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। शायद इनका रिश्ता सिर्फ संतुलन का नहीं, बल्कि एक दूसरे को जन्म देने का भी है। जड़ें सिर्फ पेड़ को थामती नहीं है, वही शाखाओं को पैदा भी करती हैं।